नमस्कार साथियों, आज कुछ बहुत बड़ी बात आपको बताने आ रहे हैं। हम आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान, जो अभी तक बार बार ये कह रहा है, पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान कितना तैयार है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के सामने वो कितनी देर टिक पाएगा, कितनी देर ठहर पाएगा, जरा इसकी हकीकत आपको हम बताना चाहते हैं। पाकिस्तान जो बोलता है और पाकिस्तान जो हकीकत में है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। दोस्तों, इस वक्त हमने मेरे बगल में आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। बहुत ध्यान से ये तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले पहली तस्वीर देखिए, जो एक ये लेटर है। इस तस्वीर में हम आपको एक खत दिखा रहे हैं जिसे लिखा है, सबसे पहले इसे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने, जो कि कमांडर हैं 11th कॉर्प्स हेडक्वार्टर पेशावर पाकिस्तान के। वो क्या लिखता है? लिखता है कि मैसिव सर्ज इन रेजिग्नेशन एमिड रिजाइनिंग टेंशन विथ चाइना। वो ये लिखता है कि बहुत बड़े पैमाने पर रेजिग्नेशन हमारे आर्मी के जवान दे रहे हैं जब से भारत के साथ टेंशन शुरू हुआ है। वो ये लिखता है, उसने लिखा है कि 26 अप्रैल 2025, ये लेटर उसने लिखा है 26 अप्रैल 2025 को और 8 बजे सुबह में ये लिखा गया है। उसने लिखा है कि कॉर्प्स 12 क्वेटा से 120 ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है और 400 पर्सनल्स यानी 400 आर्मी के जवानों ने रिजाइन कर दिया है। अब वो आगे लिखता है, फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया, जहां से 80 ऑफिसर्स और 300 पर्सनल्स ने रिजाइन कर दिया है। वो आगे लिखता है, मंगिया एक जगह है, वहां पर 50 ऑफिसर्स और 500 पर्सनल्स यानी कि जो जवान हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। वो ये किसको लिख रहा है? वो लिख रहा है पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उससे ये खत लिख रहा है। और जो उमर अहमद बुखारी ने लिखा है उसमें कह रहा है कि अभी तक 250 ऑफिसर। सोच कर देखिए दोस्तों, यहां पर एक बात बहुत क्लियर आप समझ लीजिए, सेना को लीड करने वाले कौन होते हैं? सेनापति। और वही सेनापति छोड़कर भाग रहे हैं जंग का मैदान पाकिस्तान की तरफ से। 250 ऑफिसर्स अभी तक छोड़ चुके हैं और 1200 के आसपास जवानों ने रिजाइन कर दिया है। यह वो पहली हकीकत है पाकिस्तान की, जिस सेना के दम पर वो उछल रहा था, उस सेना के लोग अब रिजाइन करने लगे हैं। सेना के जवान तो छोड़िए, उसके अफसर भी भारत के सामने खड़ा नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर खड़े हुए तो टिक नहीं पाएंगे, पांव डगमगा जाएंगे। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे की चीज और बहुत कड़वी हकीकत है पाकिस्तान के लिए। यह कड़वी हकीकत क्यों है? जब बुखारी ने यह लेटर लिखा तो असीम मुनीर ने इसका जवाब दिया। असीम मुनीर क्या कहता है? इस लेटर को बड़े ध्यान से हमने आपकी स्क्रीन पर इसलिए लगा दिया है। वो लिखता है कि हमने एक मुजाहिदीन बनने के लिए ओथ ली है, शपथ ली है, यह हमारा कमिटमेंट है और आपको इस मोराल को मेंटेन करना है। आप लोगों से बात करिए, सेना के जवानों से बात करिए, ऑफिसर से बात करिए, उन्हें एकजुट रखिए। हमने इसके लिए शपथ ली है। वो कहता है कि कॉल टू यूनिटी, आप इसके लिए वहां पर लोगों के साथ बातचीत करिए। यह असीम मुनीर का वो खत है, जो खत लिखा गया है 26 अप्रैल के दिन ही, और यह एडवाइजरी ISPR को जारी हुआ है 28/4/2025, यानी कि आज जो तारीख है तब। और ये उसी बुखारी के लेटर के जवाब में असीम मुनीर ने लिखा है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की सेना की हालत क्या है। ये 2 लेटर जो हमने आपको पढ़वाए, एक तरफ वो लेटर जिसमें सोचे कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का एक ऑफिसर, रैंक का एक पाकिस्तानी ऑफिसर अपने पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को कह रहा है कि साहब अब नहीं हो पाएगा, सेना के जवान भाग रहे हैं, ऑफिसर छोड़ रहे हैं, अब नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ सेना का जनरल क्या कह रहा है कि हम मुजाहिदीन के लिए हमने शपथ ली है, मुजाहिदीन बनने के लिए हमने शपथ ली है। आप लोगों से बात करिए, लोगों को एकजुट रखिए। अब ये समझाइश का दौर शुरू हो गया है। सोचिए, सेना के भीतर बगावत की नौबत आ गई है पाकिस्तान में, और यह बगावत सेना पर इतनी भारी पड़ने जा रही है कि पाकिस्तान के पास हो सकता है कि LOC पर लड़ने के लायक भी सैनिक ना मिले। इतनी भगदड़ मच गई है। अब आपको दूसरा सबूत दिखाते हैं। दूसरा सबूत यह है कि पाकिस्तान ने अगर भारत से भिड़ने की
जुर्रत की तो इसका खामियाजा वो कैसे भुगतेगा। जिन हथियारों के दम पर, जिन फाइटर जेट्स के दम पर पाकिस्तान बहुत उछल रहा है। आप दिखाइए जरा F-16, पहले F-16 को दिखाइए। F-16 की हालत आपको बताते हैं। F-16 जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिला है, F-16 को भारत के MiG-21 बाइसन ने 2019 में ढेर कर दिया था। F-16 वही विमान है जो 4th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को। और इस 4th जनरेशन के फाइटर जेट को चुटकियों में भारत के MiG-21 बाइसन ने ढेर कर दिया था। इसका सबूत दुनिया को दिया गया था। और दोस्तों, इससे भी हैरान करने वाली बात आपको बताते हैं, सुनिएगा। जब 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया था, और उस समय विंग कमांडर अभिनंदन जब MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 विमान का पीछा कर रहे थे और उन्होंने उस विमान को ठोका था, तो पूरी दुनिया इसका सबूत मांग रही थी। लेकिन उसी F-16 का एक विंग का हिस्सा भारत के इलाके में गिरा था, जिसे भारत ने दुनिया में एक सबूत के तौर पर पेश किया था। और इससे भी बड़ी बात कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इस बात का खंडन करते रहे। अमेरिकी मीडिया और पाकिस्तान दोनों इस बात का खंडन करते रहे। लेकिन दोस्तों, हैरान हो जाइएगा ये जानकर कि पेंटागन ने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया है कि भारत ने मारा ही नहीं था F-16। पेंटागन तो छोड़िए, अमेरिकी राष्ट्रपति का भवन यानी कि व्हाइट हाउस की तरफ से भी कभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि भारत ने पाकिस्तान का कोई F-16 नहीं मारा। अमेरिका ने तो खैरात में दिया था पाकिस्तान को, उसके लिए पाकिस्तान ने पैसे तो दिए नहीं थे। तो ये F-16 की हकीकत है। अब आते हैं कि जिस 4.5 जनरेशन के विमान पर, चीन में बनाए गए विमान पर पाकिस्तान उछल रहा है, जिसे कहते हैं J-17 थंडर, जिसके दम पर पाकिस्तान उछल रहा है। अभी आपने सुना ही होगा, एक रिपोर्ट बार बार चल रही है कि पाकिस्तान ने 18 लड़ाकू विमान भारत की सीमा से सटे अपने अलग अलग एयरबेस पर तैनात किए हैं। अब उसमें जो दो प्रमुख विमान हैं दोस्तों, वो है एक F-16 और दूसरा है जो हमने आपको बताया जेव थंडर 17। इन दोनों विमानों को तैनात किया गया क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत के पास तो राफेल है, जो कि 4th जनरेशन से थोड़ा अवब है, वो उस जनरेशन का फाइटर प्लेन है जो जिसके सामने पाकिस्तान की औकात नहीं है ठहर पाने की। इसलिए वो उसके पास जो एडवांस फाइटर जेट हैं जेव 17 और इसके अलावा जो F-16, इन दोनों को उसने तैनात किया पाकिस्तान ने। अब एक बड़ी बात आपको बताते हैं, ये जेव 16 का एक हेडलाइन आप पढ़ रहे होंगे। म्यांमार ने दोस्तों चीन से जेव 17 खरीदा था और अंजाम यह हुआ कि म्यांमार तो बहुत छोटी जगह है, वहां पर तो बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेपन की वॉर नहीं होती है, लेकिन ये जेव 17 वहां पर भी कबाड़ की तरह काम करने लगे, मतलब किसी काम के नहीं रहे। म्यांमार ने पहले चीन से भी खरीदा, फिर पाकिस्तान से भी खरीदा, लेकिन उसके खरीदे गए यानी चीन में बनाए गए ये जेव 17 फाइटर जेट कबाड़ की तरह काम कर रहे थे। और आखिर में म्यांमार को क्या करना पड़ा? आखिर में म्यांमार को Q5 जो उनके पास पहले से बहुत पुराने लड़ाकू विमान थे, उन्हीं से काम चलाना पड़ा। यह हकीकत है। और सोचिए कि इसी जेव 17 के दम पर पाकिस्तान उछल रहा है। हंसने वाली बात है कि नहीं है? अब आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट बन जाता है, क्योंकि भारत अगर अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान को पता है। अब ये दो पॉइंट जो शुरू में मैंने बताए आपको, इन दोनों पॉइंट से आपको तो इतना क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि भारत के सामने वो ठहर पाए। तीसरा पॉइंट, जब पाकिस्तान ये समझ लिया कि हम नहीं ठहर पाएंगे, तब उसके अपने देश के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपने परिवारों को अपने मुल्क से यानी कि वहां पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। नंबर 1, सोचिए कि जिससे सबसे ताकतवर पाकिस्तान में माना जा रहा है असीम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी सेना का जनरल है, असीम मुनीर को भी अपने परिवार को शिफ्ट करना पड़ा। कहते हैं ना कि पाकिस्तान में तो सेना ही सरकार चलाती है, सेना ही मुल्क चलाती है। अब उसी सेना का जो सबसे टॉप कमांडर है, जो सबसे टॉप पर बैठा हुआ लीडर है, उस लीडर ने क्या किया? खौफ के मारे अपने ही साथियों को, अपने घर वालों को विदेश में शिफ्ट कर दिया। निकल लीजिए, खतरा है, इसलिए शिफ्ट कर दिया। दूसरा, इसका सबूत आपको बताते हैं। कुछ दिनों पहले आपको यह पता ही होगा कि एक बिलावल भुट्टो नाम के नेता हैं, बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं वो।
और बिलावल भुट्टो चीख चीख कर क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि सिंध नदी में या तो पानी बहेगा या भारतीयों का खून बहेगा, कह रहे थे। उनको भी जब यह बयान उन्होंने दिया, उसके सिर्फ 6 घंटे के भीतर अपने परिवार को शिफ्ट करना पड़ा विदेश में। सोच कर देखिए कितना खौफ है पाकिस्तान में, कितने कांप रहे हैं लोग। शिफ्ट करना पड़ा है बिलावल भुट्टो को, अपनी फैमिली को अपने से दूर भेजना पड़ा है। तो ये तो हकीकत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके तहत करीब 25 ऐसे शहबाज शरीफ के कैबिनेट के मंत्री और सेना में बैठे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया है विदेशों में। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद जब सिंध समझौता खत्म किया था भारत ने, उसके बाद से ये सारी एक्टिविटी पाकिस्तान में शुरू हुई है। अब आपको बताते हैं चौथा ऐसा पॉइंट कि पाकिस्तान क्यों थर्रा रहा है, घबरा रहा है और कैसे भारत के सामने टिक नहीं पा रहा है। देखिए, भारत ने जब सिंधु समझौता रद्द किया, इंडस वैली ट्रीटी को जब रद्द किया, तब क्या कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान में जब एनएससी की बैठक हुई उसमें कहा गया कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं। एक्ट ऑफ वॉर मतलब ये एक वॉर की तरह है, एक वॉर की तरह कार्रवाई भारत ने कर दी है। यही तो पाकिस्तान का मैसेज था। और अभी तक हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोगों को लगता है कि भारत तो अटैक ही नहीं कर रहा है पाकिस्तान पर। भारत ने एक ऐसा फैसला ऑलरेडी ले लिया, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था उसके 24 घंटे के भीतर, जिसे सीधा पाकिस्तान ने जंग मान लिया। जंग मान लिया पाकिस्तान ने। भारत ने पानी रोक भी दिया, पानी छोड़ भी दिया। और एक और बात कही जाती है कि काम ऐसा करो दुश्मन के भीतर खौफ रहना चाहिए। भारत ने क्या किया? पानी रोका और पानी छोड़ा, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। और हालात इतने बिगड़ गए कि मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी लगानी पड़ी। यह है मतलब पाकिस्तान सो भी नहीं पा रहा है, करवट भी नहीं ले पा रहा है कि पता नहीं कब किस घड़ी कौन सी मुसीबत भारत भेज दे सीमा पार से। यह पाकिस्तान में खौफ है मोदी के नाम का, यह भारत के नाम का खौफ है। अब इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान ने एक और धमकी दी थी एनएससी की बैठक के बाद कि वो शिमला समझौता रद्द कर देगा। अब यहां पर एक बात मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही भारत ने इंडस वैली ट्रीटी को रद्द किया, पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने भारत को क्या धमकाया कि भारत तो एक तरफा खत्म कर ही नहीं सकता है, भारत एक तरफा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, ऐसी कार्रवाई कर ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने कहा कि वो शिमला समझौता रद्द करेगा, भारत की तरफ से कोई ऐसा बयान आया? नहीं आया। जानते हैं क्यों? भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि शिमला समझौता पाकिस्तान अगर रद्द करता है तो भारत के लिए तो और आसान हो जाएगा। भारत तो सीमा पर चढ़कर लड़ाई कर सकता है, फिर तो पीओके हमारा होगा, इसमें कोई किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। फिर तो भारतीय सेना अगर जाती है उधर तो दुनिया में या दुनिया के किसी भी फोरम पर पाकिस्तान तो सवाल ही नहीं उठा पाएगा। पाकिस्तान ने जब यह कहा था कि शिमला समझौता रद्द कर देंगे, उसके दिमाग में एक बात चल रही थी, एक शातिराना खेल चल रहा था। जानते हैं वो क्या था? शिमला समझौता रद्द करने की बात कहकर पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर शायद बैकफुट पर आ जाएगा और पाकिस्तान को एकदम फ्री हैंड मिल जाएगा कि वो यूएनएससी में जाकर या किसी भी फोरम पर जाकर कश्मीर का राग अलाप सकेगा। कश्मीर का राग यूएनएससी में पहले भी 2 बार पाकिस्तान ने अलापने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। और अब तो भारत चाहता है कि अगर शिमला समझौता रद्द हुआ तो कम से कम भारत पीओके पर अपना दावा ठोकेगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देख रहे हैं आप, क्योंकि भारत एकदम आराम से, भारत को पता है कि पाकिस्तान अपने बनाए जाल में फंस चुका है। अब देखिए, एक नया फ्रंट खुलता जा रहा है। आप बहुत ध्यान से ये समझिएगा कि पाकिस्तान जिस वक्त बेचैन था, जिस वक्त बौखलाया हुआ था, उस वक्त भारत की एक और चाल ने उसको परेशान कर दिया है। वो चाल क्या था? अफगानिस्तान तालिबान के साथ मीटिंग। अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो कल मीटिंग हुई है भारतीय अधिकारी की, उस मीटिंग से और बौखला गया है पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने इस मीटिंग के बाद, इस मुलाकात के बाद एक नया फ्रंट खोल दिया है पाकिस्तान के लिए। वो फ्रंट अफगानिस्तान तालिबान के लेवल पर है। पहले ही अफगानिस्तान ने जो पानी पिलाया था, तालिबान ने जो पानी पिलाया पाकिस्तान को, आपने देखा ही होगा। पाकिस्तान की चौकियां तबाह कर दी, उसके हेलीकॉप्टर फाइटर जेट्स मार गिराए थे तालिबान के लड़ाकों ने।
अब फिर से वही नौबत आ गई है, एक नया फ्रंट भारत ने खोल दिया है। अफगानिस्तान तालिबान ने क्या कहा? उसने कहा कि हम भारत के साथ खुलकर खड़े हैं, आतंकवाद को मिटा दो। भारत को उसने खुली छूट दे दी और पूरे दोस्ती के नाते उसने कहा कि हम भारत के पक्के और अच्छे दोस्त हैं और हम इस दोस्ती के नाते भारत का पूरा साथ देने को तैयार हैं। पाकिस्तान इसके बाद बिलबिला गया। ये वो छठा पॉइंट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा देर ठहरने वाला नहीं है। शायद इस वजह से उसके मंत्री जो चीख चीख कर पहले ये कहते थे कि सिंधु में भारतीयों का खून बहेगा, वो अब कह रहे हैं कि भारत को सोचना चाहिए, इस समझौते को खत्म करने से पहले सोचना चाहिए। वो ये कह रहा है कि अगर भारत बातचीत करना चाहता है, हम बातचीत करने को तैयार हैं। अचानक शहबाज शरीफ के तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। असीम मुनीर, अब एक चीज आपको और बताना चाहते हैं हम जाते जाते। आपने देखा होगा कि जब से पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसके बाद से भारत के सेना प्रमुख ने क्या क्या किया। वो कश्मीर गए, उन्होंने, आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। उन्होंने कश्मीर जाकर, पहलगाम जाकर और सीमा पर जाकर क्या तैयारी है भारत की उसका जायजा लिया, बाकायदा ब्रीफिंग ली। और इसके बाद दिल्ली में बैठकर वो लगातार राजनाथ सिंह के साथ, यानी रक्षा मंत्री के साथ और प्रधानमंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन में है कि हमारी सेना तैयार है। लेकिन इस बीच इन 5-6 दिनों के भीतर, यानी जब से 22 अप्रैल के बाद से, जब से ये टेरर अटैक हुआ, तब से असीम मुनीर कहाँ है? रावलपिंडी में अपने हेडक्वार्टर में वो दुबक कर बैठा हुआ है, उसके बाहर निकल नहीं पा रहा। उसकी कहीं मीडिया ब्रीफिंग या उसे कहीं भी अपने अधिकारियों से मुलाकात करते हुए आपने नहीं देखा होगा, कहीं कोई तस्वीर आई ही नहीं, क्योंकि असीम मुनीर ने कैद कर लिया है खुद को। उसे पता है, उसे 2 चीज़ का डर सबसे ज़्यादा सता रहा है। पहला ये कि जिसके दौर में भी भारत अगर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करता है, समझिए कि पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ हो जाता है। असीम मुनीर को सबसे पहला डर यही है कि अगर भारत ने अब की बार पाकिस्तान को पीटा तो समझिए उसकी कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, पूरे पाकिस्तान में उसकी बेइज्जती होगी और पाकिस्तान से बदर भी कर दिया जाएगा, बेदखल भी कर दिया जाएगा उसे। फिर पाकिस्तान वो कभी लौट नहीं सकता है परवेज मुशर्रफ की तरह। तो इस बात का भी डर है असीम मुनीर को। खैर, भारत के मजबूत तैयारी के ये 5 पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रखे। आप बताइएगा इस पॉइंट में कितना दम है। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं। नमस्कार।